ठीक ठीक। ठीक। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब हुआ जो सामान या सर्विसेज जो दी गई उसकी क्या कीमत है, क्या किस वैल्यू पे, एसेसेबल वैल्यू क्या है ना। एसेसेबल वैल्यू का मतलब हुआ जिसको टैक्सेबल वैल्यू भी बोलते हैं, जिस पे टैक्स लगे, है ना जी। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि इसमें हेरा फेरी हो सकता है। और अगर कम वैल्यू पे आप सामान को दे रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि सरकार को टैक्स भी कम जाए, है ना जी। तो इसके बारे में देखिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 है। तो इस पहले मीनिंग देखिए क्या लिखा है लॉ में। सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन बोलता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ shall be the transaction value which is the price actually paid or payable for the said supply of the goods or service or both, where the supplier and the recipient of the supply are not related and the price is the sole consideration for the supply है सेक्शन 15। सब सेक्शन फर्स्ट में डिफिनेशन दिया गया है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की क्या वैल्यू है। पहला में लिख रहा है कि भैया ये ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू का क्या मतलब। सर ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब ये है कि लाइक मैंने किसी से गुड्स खरीदे 10,000 के, तो हम्म। ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गई। हाँ, जिस वैल्यू पे सेल परचेज हो रहा है, यस। सेलर और परचेजर के बीच में, विच इज प्राइस एक्चुअली पेड, या तो पेड हो चुका है या पेबल होगा। और बोथ वेयर द सप्लायर और रिसिपिएंट जो है रिलेटेड पार्टी नहीं है, और प्राइस जो है वो सोल कंसीडरेशन, वो प्राइस ही, इसके अलावा और उसको कुछ नहीं मिल रहा है। ये डिफिनेशन है और बहुत अच्छा डिफिनेशन है। इस कानून में इसका बहुत अच्छा डिफिनेशन दिया गया है। ठीक ना जी, आगे बढ़ो। यस सर। सर कसी सभी तक आई नहीं, एक बार आप कॉल कर लेंगे क्या उसे? अच्छा, मैं कॉल कर लेता हूँ। आ गई है, सब रहता है। चलिए आएगी वो, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं करता हूँ। ठीक है सर। करते हैं। ठीक है, सभी लोग आ गए हैं आप लोग, ठीक है ना जी। तो हम बात कर रहे थे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। कहता वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जो है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, और ये रिसिपिएंट उस समय ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी जब सेलर और परचेजर जो है रिलेटेड पार्टी नहीं, और प्राइस जो है वह सोल कंसिडरेशन। समझ रहे बात को। तो इसका क्या मतलब ये हुआ, सोल कंसिडरेशन का क्या मतलब हुआ कि इस प्राइस के अलावा और उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तभी उसको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू कह रहे हैं। अब हेलो। अब यस इससे, सर। हाँ, नहीं नहीं कुछ, इससे ये पता चल रहा है, इस परिभाषा से या डिफिनेशन से क्या बातें निकल के आ रही हैं, क्या कंडीशन है, कि भाई ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए जो नीचे दो कंडीशन दिया है कि सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ सप्लायर आर नॉट रिलेटेड। अगर रिलेटेड पार्टी होगा तो जिस कीमत पे ट्रांजैक्शन हुआ वो सही माना जाएगा क्या।
अगर सर नो सर, नो सर, जी, नो सर। नो, क्योंकि वहां पर एक दूसरे से जो है वो प्राइस प्रभावित होगी, प्राइस कम होगी, ज्यादा की संभावना तो नहीं है, प्राइस कम होगी, और इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को टैक्स कम जाए। तो डिफिनेशन में मैं फिर से बता दूं, जो लोग अभी आए हैं, ज्वाइन किए हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज, और वो शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब हुआ जिस कीमत पे ट्रांजैक्शन हो रहा है सेलर और परचेजर के बीच में, ठीक है ना। और प्राइस या तो पे हो चुका है या पेमेंट पेमेंट होगा, या कुछ पे हो चुका है, कुछ पेमेंट बाकी है, जहां पर सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई आर नॉट रिलेटेड पार्टी, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का मीनिंग दिया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब हुआ ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब हुआ जिस कीमत पर सेलर परचेजर परचेज कर रहे हैं, या उस प्राइस जो दे चुके हैं या देंगे, उधार वाले जो है वो भी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में आ जाएगा। और दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं है, और प्राइस सोल कंसिडरेशन मतलब प्राइस यही है, इसके अलावा और कुछ अलग से नहीं है। इससे दो बातें सिद्ध हो रही हैं, एक पता चल रहा है कि भाई वह रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, और प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। सोल कंसिडरेशन का मतलब ये हुआ कि उस प्राइस के अलावा और उसको पीछे से या नीचे से या और किसी दूसरे तरीके से और कोई बेनिफिट नहीं दिया जाए। इतनी बात समझ में आई आप लोग को, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का? यस सर। ठीक है, जिसको ना आए भाई बिल्कुल बोलिए, क्योंकि हमें अच्छा लगेगा आपको जब समझाएंगे तो। और आप ना समझें और तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा इससे। देखिए, टैक्स पॉइंट कहता है यदि ऊपर का कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वह सप्लाई का वैल्यू माना है। बाकी मनी का डिफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं आए। आइए, पर्सन का क्या मीनिंग है वो दिया हुआ है। वो जो पर्सन, दो व्यक्ति होंगे जिसके बीच में, पर्सन सेल बी रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी किसको कहेंगे ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। पर्सन का मतलब, रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है ये दिया हुआ है। तो रिलेटेड पार्टी का मतलब है यदि वह दोनों कंपनी में डायरेक्टर कॉमन है ना जी। अगर दोनों कंपनी में डायरेक्टर कॉमन है तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटेड पार्टी। ये अगर सेलर और परचेजर जो है वह डायरेक्टर है, वो दोनों ही बिजनेस में डायरेक्टर, तो प्राइस जो प्रभावित होगी कि नहीं होगी? यस सर। होगी ना। अगर दोनों कंपनी का कॉमन डायरेक्टर है और डायरेक्टर खरीदने जा रहा है एक कंपनी से, और दोनों ही कंपनी में वो डायरेक्टर, तो निश्चित रूप से सेल प्राइस क्या होगी, प्रभावित होगी। और सेल प्राइस कम या ज्यादा अपने हिसाब से हो सकता है। अगर वो सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन, एक बिजनेस है और दूसरा पार्टनर उसी का पार्टनर, वही पार्टनर खरीद रहा है उस बिजनेस, तो वो तो मालिक ही है बिजनेस का, तो प्रभावित होगा। इम्प्लायर इम्प्लाई का रिलेशन है, अगर उस कंपनी में 25% शेयर होल्डिंग उसका है, तो ये सब तरीका दिया है जिसमें, जिसको कि आप रिलेटेड पार्टी कह सकते हैं। इस तरह के रिलेशन को रिलेटेड पार्टी कह सकते हैं। और रिलेटेड पार्टी का जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वह ट्रांजैक्शन जिस कीमत पे हो रहा है वह टैक्सेबल वैल्यू नहीं हो सकता है। समझ रहे ना बात? आइए, ये दिया हुआ है कि आप कैसे निकालेंगे टैक्सेबल वैल्यू, इसके बाद वाले चैप्टर में दिया। ये जो है इसमें लिखा हुआ है कि भाई कैसे आप टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे। आइए, क्या लिखा हुआ, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सवाल में ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब जिस कीमत पर सेलर परचेजर ने ट्रांजैक्शन किया है। और सर्टेन इंक्लूजन मतलब हम वैल्यू को बढ़ाएंगे और फिर घटाएंगे।
उसके बाद जो आएगा वो टैक्सेबल वैल्यू होगा, और उस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है ना जी? तो किसको घटाएंगे किसको बढ़ाएंगे, उसको आप देखिए। पहला है जो कीमत पे ट्रांजैक्शन हुआ, और उसमें जोड़ेंगे ड्यूटी, एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी एंड चार्जेज लेविड अंडर एनी लॉ एक्सक्लूडिंग जीएसटी इफ चार्ज सेपरेटली बाय दी सप्लाई। यानी और भी कोई टैक्स लगा है जीएसटी को छोड़ के, तो वह भी जोड़ेंगे उसमें। एक एग्जांपल देंगे क्या? एक एग्जांपल देंगे क्या? कौन सा टैक्स जुटेगा, इसमें लिखा नहीं है। जैसे, हटेगा सर। हाँ, जैसे कस्टम ड्यूटी, हाँ। यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिया है। जैसे कस्टम ड्यूटी, अगर ऊपर के प्राइस में नहीं जुड़ा हुआ है कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी जोड़ेंगे, क्योंकि कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट जब आप करते हैं उस समय लगता है, और वह गुड्स की कॉस्ट मानी जाती है, वह उसकी वैल्यू में जरूर जुटेगी। इसका एग्जम्पशन नहीं मिलता है, आईटीसी नहीं मिलता। तो एक एग्जांपल हमने ये दिया। ठीक है ना? थर्ड पार्टी पेमेंट, any amount of supplier was liable to pay by the recipient paid on their behalf। अब पेमेंट कौन करता है, रिसिपिएंट करता है कि सप्लायर करता है? पेमेंट, रेसिपेंट करेगा। हाँ, रिसिपिएंट करेगा, जो माल खरीदेगा वो करेगा। लेकिन जो माल खरीदा उसने नहीं किया, उसके बिहाफ पे किसी और ने कर दिया, तो या वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुटेगा, क्योंकि उसी यस सर। उसी गुड्स या सर्विस के बदले में पेमेंट हुई है। पेमेंट परचेजर ने नहीं किया, किसी और पार्टी ने परचेजर के बिहाफ पे कर। इसका मतलब ये हुआ वो गुड्स सर्विस के लिए ही पेमेंट कर रहा है, इसलिए उसकी टैक्सेबल वैल्यू बढ़ जाएगी। और इंसिडेंटल चार्जेस का मतलब ये हुआ कि जब हम वो काम करेंगे तो ये भी लगेगा। यानी जब सेल परचेज होगा तो आपको पैकिंग चार्जेस लगेगा, फ्रेट लगेगा, इंस्पेक्शन चार्ज लगेगा, कमीशन लगेगा। वेन एवर देर विल बी सेल और परचेज, ये तो लगता ही ना, पैकिंग का खर्चा तो होता ही है, फ्रेट लगता ही है। तो ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है कि जब हम ये काम करेंगे तो ये लगेगा लगेगा। तो ये भी जुटेगा। अगर ऊपर नहीं जुटा, ऊपर में लिखा नहीं, दी प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर दी सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। मान लेते हैं इसने इतना पे किया और ये सब चीज छुपा रहा है, कस्टम ड्यूटी नहीं जुटा। अगर ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी जुटा है तब तो बात ही नहीं है ना। समझ रहे ना मेरी बात? अगर ऊपर में जोड़ दिया प्राइस एक्चुअली पेड में, यहाँ पे अगर जोड़ दिया तो अलग से नहीं कहता, ऊपर में अगर नहीं जुड़ा है तभी ये सब जुटे। अगर ऊपर में ऑलरेडी जोड़ रखो तो सवाल ही नहीं है कि जोड़ने की अलग से जरूरत है। हम मानकर चल रहे हैं कि ऊपर में नहीं जुटा है, जिस प्राइस पे उसने ट्रांजैक्शन किया है उस प्राइस में ये सभी एक्सपेंस, ये सभी चीज नहीं जुटे। अगर जुटे हैं तो जरूरत नहीं है कि हम इसको फिर से जोड़ें। तो ऊपर में हम मान कर चल रहे नहीं जुड़ा है, तभी समझ में आएगा ना कि क्या चीज जुटना चाहिए। अगर मान लेते हैं क्रेडिट पीरियड 30 दिन है और 30 दिन के बाद यदि कोई पे कर रहा है, तो हम कह रहे हैं भैया तुमको डिले चार्ज लगेगा, लेट फी लगेगा। और अगर आपने इसको लगाया है तो वह भी इसमें जुटेगा। और यदि गवर्नमेंट से सब्सिडी ओनली दोज रिसीव फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट बॉडी, अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला है तो वो नहीं जुटेगा। लेकिन गवर्नमेंट को छोड़ के अगर किसी और से सब्सिडी मिला है तो वह जुटेगा। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी क्या होता है? सर रिलीफ होता है कोई भी, उसमें गवर्नमेंट देती है, प्रोवाइड करती है। हाँ, जैसे लाइक एजुकेशन में सब्सिडी मिलती है। हाँ, एलपीजी में भी सब्सिडी एलसीडी। मिलती है या मिलती थी, हम एग्जैक्ट नहीं जान सकते, लेकिन उसमें भी मिलती है ना? जैसे अभी का हम नहीं बता सकते, हो सकता है अभी सब्सिडी ना मिलती हो, मुझे मेरे ख्याल से अब नहीं मिलती है। लेकिन बहुत पहले क्या था कि सब्सिडी एलपीजी में मिलती थी, जिससे कि ये प्राइस सस्ती हो, लोगों को कम कीमत पे एलपीजी मुहैया हाँ। हो,
जिससे कि, क्योंकि एलपीजी की सबको जरूरत है, और उस समय ये धीरे धीरे सब्सिडी को हटाया गया। और उसमें गवर्नमेंट ने कहा था भैया जो योग्य है, जो पैसा दे सकते हैं, वो सब्सिडी का उपयोग ना करें, वरना ज्यादा कीमत दें। और बहुत लोगों ने खुद ही सब्सिडी को नहीं किया था अवेल। मतलब 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले के आसपास। जैसे कीमत है सब्सिडी के साथ 800 रुपया, और ऐसे बिना सब्सिडी का 1000 रुपया है। तो गवर्नमेंट सबको सब्सिडी दे रही है, लेकिन रिक्वेस्ट ये कर रही है जो अमीर आदमी है वो 1000 रुपया दे के ले। और बहुत लोगों ने ऐसा भी किया कि भाई यार हम तो दे सकते हैं, तो हम क्यों सब्सिडी का उपयोग करें, सरकार को पूरा पैसा। तो सब्सिडी देने का पर्पस ये होता है कि वह गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में लोगों को कम कीमत पे मिले। इसलिए गवर्नमेंट कंपनी को उतना रुपया दे देती है जितना वो कम में जनता को देती है। तो सब्सिडी यदि गवर्नमेंट से मिला है तो कहता है उसको जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका पर्पस ही है कि गुड्स सस्ता हो। अगर हम जोड़ देंगे तो फिर तो गुड्स महंगा हो जाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट के अलावा किसी और से मिला है सब्सिडी, तो उसको हम यहाँ पे जरूर जोड़ेंगे और टैक्सेबल वैल्यू को बढ़ाएंगे। सब्सिडी पर मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। सब्सिडी यदि गवर्नमेंट कंपनी से मिला है तो राजपूत बताइए क्या हाँ करेंगे आप? जी। टैक्सेबल वैल्यू बढ़ाएंगे या घटाएंगे? घटाएंगे सर, टैक्सेबल वैल्यू घटाएंगे। घटेगी ना, हाँ, टैक्सिविटी मिलेगी ना। घटाएंगे तो वो ऑलरेडी अगर घटा हुआ है तो जोड़ने की जरूरत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। हम्म। वो जो ऊपर में प्राइस लोगों ने ट्रांजैक्शन वैल्यू किए हैं, देखिए फार्मूला क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस सर्टेन इंक्लूजन माइनस सर्टेन एक्सक्लूजन। तो ऊपर हम्म। में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू किया है वो उसमें तो सब्सिडी घटा होगा, तो उसको हम्म। वापस जोड़ के बढ़ाना नहीं है, महंगा नहीं करना है। हम्म। लेकिन नॉन गवर्नमेंट से मिला है तो हम उसको जोड़ेंगे। ठीक है ना जी? हाँ जी। हाँ, तो ये सब जो करते हैं। कहता the amount of subsidy shall be included in the value of supply of supplier who receives the subsidy। जिसने सब्सिडी रिसीव किया है उससे प्राइस क्या हो गया, सामान का सस्ता हो गया। लेकिन कहता है यदि वह नॉन गवर्नमेंट से मिला है तो हम बढ़ा देंगे, उसके बाद टैक्स लगाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है या स्टेट गवर्नमेंट से मिला है तो वह वापस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि उनका पर्पस ही है कि गुड्स जो है सस्ते कीमत पर मिले। तो अगर सस्ता बढ़ा देंगे तो फिर महंगा हो जाएगा। तो पर्पस जो है गवर्नमेंट का वो तो फुलफिल नहीं हुआ। एक्सक्लूजन का मतलब ये हुआ कि हम किसको माइनस करें। तो माइनस उस समय करेंगे ना तो ऊपर में जुड़ा होगा, उसका ध्यान रखें। प्री सप्लाई डिस्काउंट अगर given before or at the time of supply and recorded in the invoice, प्री सप्लाई डिस्काउंट दे, सप्लाई से पहले ही डिस्काउंट दे रहे हो, उसको कहते हैं माइनस करेंगे, प्री सप्लाई डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट यदि आप दे रहे हैं उस समय जब आप सामान को बेच रहे हैं तो कहता है वो माइनस, उससे ट्रांजैक्शन वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू माइनस होगा। क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद ही जो है सेलिंग प्राइस फिक्स हो रही है, और ये सब डिसाइड हो रहा है। जिस समय सामान दिया जा रहा है, सर्विस दी जा रही है, उसी समय अगर ये प्राइस फिक्स हो गया कि डिस्काउंट इतना डिस्काउंट के बाद फिक्स होगा वह, और ऊपर में अगर डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ है, वो माइनस हो गया तब तो कोई बात ही नहीं, पर माइनस नहीं किया है तो माइनस हो। पोस्ट सप्लाई का मतलब हुआ जब हम सामान को बेच दिया उसके बाद अगर डिस्काउंट दिया जाए तो उस समय माइनस उसी समय होगा जब वो सप्लाई से पहले या सप्लाई के समय में ये फिक्स हो गया था कि हम बाद में भी डिस्काउंट देंगे पेमेंट के समय या और। तो अगर ये सारा चीज डिसीजन डिस्काउंट देने का पहले ही डिसीजन हो गया है सप्लाई या सप्लाई देने से पहले, तो वह हम ये बेनिफिट उसको देंगे। बेनिफिट देने का मतलब ये हुआ कि सप्लाई की वैल्यू को हम घटा देंगे, क्योंकि डिस्काउंट तो
बिजनेस में होता ही है। ठीक है, आगे। फिनेंशियल क्रेडिट नोट, ये क्या चीज होता है? यह कह रहा है कि सेकेंडरी डिस्काउंट। सेकेंडरी डिस्काउंट का मतलब ये वो बाद में। तो आईटीसी एलिजिबिलिटी ऑन फिनेंशियल क्रेडिट नोट, फिनेंशियल क्रेडिट नोट का मतलब समझते हैं हाँ जी? सर, जैसे लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह होते हैं। नहीं नहीं, मैंने फिनेंशियल क्रेडिट नोट का मतलब वो जिसमें जीएसटी नहीं रहता। जिसमें जीएसटी नहीं रहता, सिर्फ वैल्यू डिस्काउंट दिया जा रहा है जीएसटी के बिना, तो उसको कहते हैं फिनेंशियल क्रेडिट नोट। फिनेंशियल क्रेडिट नोट में जीएसटी घटता नहीं है। देखिए, इफ ए सप्लायर ऑफर्स ए पोस्ट सेल डिस्काउंट, जिसको कैश डिस्काउंट कहते हैं या कमर्शियल क्रेडिट नोट कहते हैं, विदाउट एडजस्टिंग द जीएसटी अमाउंट, उसको फिनेंशियल क्रेडिट नोट कहते हैं। कैन बी बायर क्लेम फुल आईटीसी। आप इसका मतलब नहीं समझे, है ना? क्या मैं गलत तो बोल रहा हूँ? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो जो बायर है वो फुल क्लेम कर सकता है, आईटीसी का बेनिफिट पूरा पूरा उठा सकता है। नहीं, वो ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन इसके पहले का मीनिंग समझे क्या? वो ठीक बात। क्रेडिट नोट का सर मतलब ये होता है जैसे हमने किसी को माल दिया, हाँ अगर हम उसमें से आधा माल नहीं हमें डिफेक्टेड मिला या बेकार मिला, तो हम हाँ उसे आधे क्रेडिट नोट बना के दे सकते हाँ, हैं, ठीक तो है, ये। लेकिन ठीक है ठीक है, लेकिन यहाँ कैश डिस्काउंट की बात, हाँ। यहाँ पे हाँ सिर्फ मतलब मैनेज लोग क्या कर। मैं बता दूं, कोई बात, मैं बता दूं। आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है 100 रुपया है, 100 रुपया, उस पे जीएसटी 18 रुपया, 118 रुपया आप उससे लेंगे, ठीक है ना जी? लेकिन आप उसके साथ साथ कह रहे हैं कि हम तुमको 10% कैश डिस्काउंट भी देंगे। तो इसकी जर्नल, ये मैंने आपसे, ये तो बोर्ड ही खोलने में हमको ज्यादा समय लग जाएगा अगर मैं ऐसा करूंगा। हाँ, ठीक है। तो अगर कैश डिस्काउंट देंगे तो ये सेल करते समय क्या एंट्री हो? डेटर अकाउंट डेबिट। सेल करते समय डेटर अकाउंट डेबिट 118 रुपये, टू सेल्स 100 रुपया, और जीएसटी 18। अगर उसने पैसा मान लो 100 रुपया हमको वापस कर पाए, और हम कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो क्या जर्नल एंट्री होगी ये बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू डेटर, यही होगा ना? यस सर। यही होगा ना? इसमें जीएसटी आया क्या? जब पैसा दे रहे थे, डिस्काउंट दे रहे का एंट्री कर रहे, इसमें जीएसटी आया क्या? नो सर। नो आया। तो यही बात यहाँ पे कर, यदि पोस्ट सेल डिस्काउंट, सेल के बाद हम डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे कैश डिस्काउंट कि तुम पे करोगे तो हमको इतना परसेंट कम लेंगे तुमसे, तो उसमें जीएसटी एडजस्टमेंट नहीं होता। और नोट, जिसको नोट के आधार पे 10 रुपया डिस्काउंट दिया, वो फिनेंशियल क्रेडिट नोट देंगे। और इस सिचुएशन में जो 18 रुपया वो जीएसटी लगाया था ना हमने, वह पूरा पूरा वह क्लेम कर सकते। और परचेजर क्या एंट्री करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट 100 रुपया, जीएसटी अकाउंट डेबिट 18 रुपया, टू क्रेडिटर्स। तो इस सिचुएशन में जो 18 रुपया है, जो डेबिट किया है, वो पूरा पूरा एडजस्ट ले सकता है। इसका मतलब ये, तो यहाँ जो डिस्काउंट में जीएसटी एडजस्टमेंट नहीं होगी, ये तो सिंपल बात है। बात आई समझ में? बात आई समझ? यस सर। हाँ, देखिए, अब इसी को हम सिचुएशन को बदल देते हैं। इसमें ये करते हैं कि भाई, पहले से ही डिसाइड है
कि हम 10% डिस्काउंट देंगे पहले से। जब हम सेल कर रहे हैं उसी समय हमें पता है कि हमें डिस्काउंट देना है, तो उस समय कैसी एंट्री होगी? समझ रहे हैं ना बात को? वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला एंट्री तो वही होगा, डेटर 100 रुपया, नहीं नहीं 118 रुपये, डेटर डेटर 118 रुपये। टू सेल 100 रुपया, तो जीएसटी 18 रुपये। अब मान लें कि ये डिसाइड हो गया है कि भाई, मान लेते हैं 20 रुपया, 20 रुपया डिस्काउंट देंगे आप, ये पहले ही डिसाइड हो गया है सप्लाई करने या उससे पहले, कि भाई हम जब पेमेंट करेंगे तो 20 रुपये का आप हमको डिस्काउंट दो, ये पहले ही डिसाइड है करें। वो पे कर मान लेते हैं 20% डिस्काउंट देने के बाद वो पे कर रहा है, तो 80 रुपया पे कर, डिस्काउंट कितना दिया? 20। 20। टू डेटर 100 रुपये, तो ये 20 रुपया पे जीएसटी एडजस्ट होगा, 20 रुपये पे जीएसटी एडजस्ट होगा। 20 रुपया घट रहा है ना, तो उसके साथ हम जीएसटी को भी घटाएंगे और ऐसे एंट्री करेंगे। अरे रे, सब हो गया 100 रुपये। सर, तो 20 रुपया पे हम एडजस्ट एंट्री करेंगे, डिस्काउंट जीएसटी को डेबिट करेंगे, और 20 रुपया पर 18% कितना होता है? 20 का 18% 3 रुपया 60 पैसा। बताओ। हाँ भाई, 20 का 18% है ना, 100 36, 3 रुपया 60 पैसा। तो ये एंट्री हो, एक अलग से एंट्री कर देंगे। जीएसटी यहाँ पे घट गया, हमने अगर पहले से ही बात कर रखा है कि भाई जीएसटी देंगे एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बाद में 20 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो ये पहले से डिसाइड है, तो 20 का जितना भी होगा वो जीएसटी भी घट जाएगा। तो 18 रुपया क्रेडिट हुआ, 3 रुपया 60 पैसा डेबिट हुआ, तो नेट जो है इफेक्टिव जीएसटी इतना होगा। 14 रुपया 40 पैसा ही इफेक्टिव जीएसटी लगा। आप इस बात को समझे या नहीं समझे, ये बताओ। यस सर। अच्छा, और कौन है? कशिश क्या समझ? यस सर। कशिश आपने क्या समझा? कशिश आपने क्या समझा? सर मेरी की आईटीसी वाली बात की वो लग जाती है। क्या क्या समझा? बोलो या भाई। सर ये हाँ, सर बोल रही हूँ मेरे गले में दिक्कत तो हो रही है इसलिए धीरे धीरे बोल आवाज रही नहीं आ रहा आपकी ठीक से। कशिश आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से। हूँ। अच्छा, आप राजपूत, आप बताओ, आप क्या समझे? सर जो हमें जो भी गुड या गुड्स में जो आईटीसी लगता है, डिस्काउंट जो मिलता है उसमें आईटीसी लग के ही मिलता है। मतलब टैक्स, मतलब जो जीएसटी, हम्म। तो जीएसटी। हाँ, 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 तो जीएसटी लग के ही हमें मतलब आगे हम तो डिस्काउंट देते हैं। तो ये जीएसटी का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को? तो आईटीसी अगर अगर एज अ पर्सन देखा जाए तो आईटी जीएसटी का फायदा ही हो रहा है पर्सन को। हाँ, पर्सन को फायदा, सही बात। तो कहने का मतलब ये हुआ, मान लेते हैं अभी भाई 100 रुपया कीमत आपसे लिए, बाद में आपको 20 रुपया डिस्काउंट देंगे, तो 20 पे जितना भी बनता है जीएसटी उतना हम कम कर देंगे, है ना? तो जीएसटी हम्म। इतना से कम होगा, यानी कम देना पड़ेगा। चलिए ठीक। सर हम्म।
हाँ। सर 8:15 पे बिजनेस लॉ की क्लास स्टार्ट है। कितने बजे से? 8:15। हाँ, तो 8:15 को खत्म कर देंगे, ज्वाइन कर लेना होगा तो क्या दिक्कत है? ठीक। ठीक तो है ना? 4 मिनट है बस। अरे तो 4 मिनट पर हो। हाँ मैं, ठीक है सर, ठीक हाँ मैंने तो हाँ कुछ कहा। तो यही चीज को, इसी चीज को इसमें लिखा हुआ है, ये जो टेबल बना हुआ है ना, उसमें यही बात लिखा है कि टाइप ऑफ डिस्काउंट, जैसे कैश डिस्काउंट है, अगर अगर विथ फ्री एग्रीमेंट है तो वहां पे जीएसटी भी एडजस्ट होगा। देखिए मैं वो मतलब पेंसिल से बताऊं, देखिए यहाँ पे इसको हरा कलर, देखिए पहले इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, इसके बाद इसका बाद में बात करेंगे। अगर पहले से ही डिसाइड है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा जिसमें आप सेल परचेज करो, तो जीएसटी का भी बेनिफिट आपको मिलेगा डिस्काउंट के साथ साथ। और इससे सप्लायर पे लेस डिस्काउंट। हाँ सही बात, सप्लायर लेस पे डिस्काउंट पर, तो लेस कर रहा है डिस्काउंट, तो बायर से भी उतना कम ही लेगा। मस्ट रिवर्स आईटीसी, देखिए ये मैंने लिखा था ना, आईटीसी को रिवर्स करेंगे, रिवर्स ही किया ना हमने। 18 रुपया पहले लिखा, फिर 3.6 रुपीज से रिवर्स कर, तो रिवर्स करेंगे तभी आईटीसी घटेगा। और ये सेक्शन 15(3)(b) में ये लिखा है कि यदि प्री एग्रीमेंट डिस्काउंट आपको मिलता है पोस्ट से, यानी जब आप सेल कर रहे हैं उसी समय आप लोगों ने बातचीत कर लिया है कि भाई हम जब पे करेंगे तो हमको डिस्काउंट मिलना चाहिए, कैश डिस्काउंट, तो उसके साथ साथ आपको जीएसटी का भी बेनिफिट मिलता है यदि पहले से ही सब चीज तय है। बिफोर सेलिंग और एट द टाइम ऑफ सेलिंग, इफ इट हैज बीन डिसाइडेड टू गिव द कैश डिस्काउंट, जीएसटी विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। और पहले पता नहीं, बाद में बोला, जब सेल हो रहा था तो उस समय ऐसी बात नहीं हुई कि डिस्काउंट देंगे, बाद में डिस्काउंट दिया, कहता है इसमें जीएसटी एडजस्टमेंट पूरा पूरा आपको देना पड़ेगा, जीएसटी रिवर्सल नहीं होगा, और पूरा पूरा परचेजर उसको क्लेम करे। पहले में परचेजर कम क्लेम करे क्योंकि सरकार को कम जा रहा है जीएसटी। आपको समझ में आई बात क्या? समझ में आई बात क्या? अरे कोई बोल ही नहीं रहा भाई। यस नहीं सर। आई सर मुझे। हाँ बोलो भाई। तो मुझे आप लोग का वीडियो बंद मतलब करना पड़ता है क्योंकि जगह कम बचती है, यहाँ बचती है, तो बोला कीजिए। ना समझ में आए तो पूरा बोलो, खुल के बोलो भाई, है ना, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो आए हैं ना। ठीक है जी, मैं और कोई खास बात नहीं है, सब पढ़िए आप। एक सवाल देखते हैं, एक सवाल लेते हैं, ये सब एग्जाम्पल दिया है आपको समझने के लिए, आप समझिए। नहीं समझ में आएगा तो बोले कि लास्ट क्वेश्चन देख करके आपको आप ज्वाइन कर सकते हैं शायद उधर भी। इस सवाल को करके हम खत्म करेंगे। लिस्ट प्राइस समझते हैं क्या होता है? लिस्ट प्राइस यस सर। समझ, लिस्ट प्राइस मतलब जो कीमत लिखा तो हुआ है, सामान पे लिखा हुआ है, एमआरपी जैसे हो, वो लिस्ट प्राइस। जरूरी नहीं है जो लिस्ट प्राइस उसी पे सेल हो। तो लिस्ट प्राइस 10 लाख है, म्यूनिसपैलिटी ने 1 लाख रुपया जो है टैक्स लगा दिया, ये टैक्स जुटेगा क्या? म्यूनिसपैलिटी ने लगाया है, जुटेगा क्या? जुटेगा क्या? तो पहला ही हमने लिखा था एनी टैक्स सेस, लिखा था ना यार, जिसमें कस्टम ड्यूटी का एग्जांपल दिया। यस सर। हाँ, तो उस सामान पे यदि म्यूनिसपैलिटी ने कोई टैक्स लगाया है तो सामान का वैल्यू बढ़ गया ना। यस सर, ऐड करेंगे। हाँ, तो 10 लाख में इसको ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ऊपर में लिस्ट प्राइस है ये ऐड करेंगे, क्योंकि भैया टैक्स तो सामान पे ही लगा है ना, तो वो तो सेल करके ही वसूला जाएगा। जीएसटी जोड़ेंगे क्या? बताएगी राजपूत, जीएसटी जोड़ेंगे क्या? राजपूत यस बताइए, सर। जीएसटी जुटेगा क्या सामान के वैल्यू में?
हम निकालने जा रहे हैं, देखो क्या निकालने जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, यानी किस कीमत पे जीएसटी लगेगा, ये निकालने जा। तो क्या ये सीजीएसटी जो दिया है वो जुटेगा क्या? यस सर। अरे नहीं। आज कशिश आप बताओ, जीएसटी जुटेगा क्या? मीनाक्षी आप तो बताइए, जीएसटी जुटेगा क्या? सर नो सर, जीएसटी नहीं ऐड नहीं, करेंगे। जीएसटी इसलिए नहीं जुटेगा क्योंकि हम निकालने क्या जा रहे हैं, जिस कीमत पे जीएसटी जी। लगेगा। ये देखो, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालने जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ किस कीमत पे जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी लगा हुआ है तो उसको हटाएंगे ना। अगर जीएसटी लिखा है तो जीएसटी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का मतलब हुआ किस कीमत पर जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी किस कीमत पे लगेगा, उसमें उसमें जीएसटी सप्लाई, जीएसटी होता ही नहीं है उस पे। अगर आप टेबल देखें, किताब तो ये तो पलटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर का जो टेबल एक्सक्लूजन और एक्स इंक्लूजन देखा था, उसमें लिखा होगा एक्सक्लूजन में जीएसटी नहीं जुड़ता, क्योंकि उसी वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो आता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब उसी सामान का दाम कितना है, जीएसटी छोड़ के। पैकिंग चार्जेस जुटेगा क्या? नहीं लिखा है सर। नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एबव, सर जुटेगा ऐड क्या? होगा, ऐड होगा। ऐड ऐड होगा, होगा। सही बात। और सब्सिडी मिला है एनजीओ के, वो जुटेगा कि घटेगा? ऐड होगा सर। अगर गवर्नमेंट से मिलता तो हाँ, एक्सक्लूड होता, ऐड होगा। हाँ बिल्कुल सही है। प्राइस 10 लाख जो है आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी। हाँ, तो आफ्टर कंसिडरिंग है तो ये जुटेगा क्योंकि गवर्नमेंट से नहीं मिला। और क्या कह रहा है कि 2% डिस्काउंट मिलेगा सेल प्राइस लिस्ट प्राइस का, विच इज रिकॉर्डेड इन इनवॉइस फॉर द गुड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2% डिस्काउंट जो है, जब कहता है कि इनवॉइस में जो है इंक्लूड होगा। इंक्लूड का मतलब माइनस होगा ना। 2% डिस्काउंट दे रहा है लिस्ट प्राइस का, 10 लाख का 2% 20 हजार होगा। तो 20 हजार का डिस्काउंट दे रहा है यानी 20 हजार कम लेगा। और चूंकि ये सप्लाई देते समय ही निर्धारित है तो ये माइनस हो। समझ में आया क्या? ये सर समझ में आ गया। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इतना आसान एग्जाम में नहीं आएगा, आई हो। लेकिन सीखने के लिए तो आसान ही सीखते हैं ना। तो ये देखिए। सर बिजनेस लॉ की क्लास ले लेते हैं। हाँ, बिजनेस की क्लास ले लेते हैं। हाँ, ले लीजिए, ठीक है, बाय, आज के लिए इतना ही। बाय सर, परसों बाय। परसों सुबह 7:30 बजे मिलेंगे। ठीक है सर। परसों सुबह 7 बजे, बाय। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।